Hello everyone. So today topic of discussion is blood collection vials or blood collection tube or vacuum टेनर्स। तो जो ये वैक्यूम टेनर्स है उसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ब्लड कलेक्शन करने के लिए। और इनको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? तो जो भी वैक्यूम टेनर्स है उनको कलर कोडिंग जो कैप्स होते हैं उस पे कलर कोडिंग किया हुआ होता है, जिसके आधार पे हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। तो पहला जो ट्यूब है वो है रेड ट्यूब। तो जो आप बायोकेमिस्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं, तो जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज ट्यूब्स होता है वो होता है रेड कैप का ट्यूब। ठीक है। तो जो रेड कैप का ट्यूब होता है उसमें या तो एडिटिव प्रेजेंट होता है या तो नहीं होता है। प्लेन वायल अगर होगा तो उसमें एडिटिव प्रेजेंट नहीं होगा। कुछ जो ट्यूब्स होते हैं रेड ट्यूब्स उसमें एडिटिव प्रेजेंट होते हैं, दैट इज SiO2, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है? इनहेंस करता है आपका ब्लड कोएगुलेशन को। तो अगर SiO2 आपके ट्यूब में है तो हम लोग को ट्यूब को अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। दैट इज जो ब्लड कलेक्ट किए हैं उसको 5 टाइम्स इन्वर्ट करके हम लोग क्लॉट एक्टिवेटर के साथ मिक्स करेंगे, जिससे कि क्लॉट का जो है सो फॉर्मेशन इनहेंस हो। तो या तो रेड ट्यूब प्लेन होगा विदाउट एनी क्लॉट एक्टिवेटर, और अगर क्लॉट एक्टिवेटर हुआ तो वो होगा SiO2 के रूप में। ठीक है। उसके बाद जो है इसका यूज जितने भी रूटीन बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं सारे इसमें होते हैं। दैट इज लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, थायराइड प्रोफाइल, हार्मोन स्टडीज, विटामिन डी, आयरन प्रोफाइल जिसमें कि आपका हो गया आयरन, फेरिटीन, ट्यूमर मार्कर्स जितने हो गए, रिमेटॉइड फैक्टर हो गए, लिथियम हो गए। ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हम लोग रेड ट्यूब में कर सकते हैं। इसी का भाई है येलो ट्यूब। क्यों भाई है? क्योंकि फंक्शन दोनों का सेम है। राइट। मतलब करने का ये है कि यूज जो है सो दोनों का सेम है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो येलो कलर का कैप का ट्यूब होता है उसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वो जेल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्लॉट एक्टिवेटर तो प्रेजेंट होगा ही, उसके अलावा एक जेल सेपरेटर होता है जो कि जेल फॉर्म में होता है। तो जेल सेपरेटर का बेसिकली फंक्शन क्या है ये जानना जरूरी है। तो जेल सेपरेटर जो होता है वो सेपरेट करता है ब्लड कंपोनेंट्स और सीरम को, या कहें तो इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ सीरम एंड द ब्लड कंपोनेंट्स, ताकि जो है सो हम लोग को इजी हो सीरम को उसमें से निकालने में। ठीक है। तो जो जेल होता है उसका जो डेंसिटी होता है या उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है दैट इज इंटरमीडिएट इन बिटवीन द सीरम एंड द ब्लड कंपोनेंट्स। ठीक है। तो जो जेल होता है उसका जो डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो सीरम और ब्लड कंपोनेंट्स का बीच में होता है, जिसके कारण क्या होता है ब्लड कंपोनेंट्स नीचे सेटल कर जाता है और सीरम जो है सो जेल के ऊपर ही रहता है, और हम लोग सीरम को इजीली जो है सो कलेक्ट कर सकते हैं। राइट। तो प्रिंसिपल क्या है? तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सीरम सेपरेटर जेल इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड components and the gel density is in between the serum and the blood cells, जो कि मैंने बताया कि जो जेल होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो दोनों के बीच में होती है, दैट इज बिटवीन द ब्लड कंपोनेंट्स और सीरम। When the blood sample is collected into a tube coated with the gel separates the sample into 3 different layer। कहने का मतलब ये है जब ब्लड कोगुलेट हो जाएगा जेल में तो ये 3 लेयर में आ जाएगा। सबसे ऊपर में सीरम, बीच में जेल और सबसे नीचे में ब्लड कंपोनेंट्स, and it creates a stable barrier so that the serum can be taken directly from the tube। ठीक है। आगे देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का होगा, आप देख सकते हैं 3 लेयर में जो है सो आपका ब्लड को कलेक्शन हो गया। सबसे ऊपर सीरम हो गया, बीच में आपका ये जेल ट्यूब हो गया और सबसे नीचे ब्लड कंपोनेंट्स हो गया। अब सवाल है कि ये जेल बना किस चीज का होता है? तो जेल में मेनली 3 चीजें होती है। तो सबसे पहले पॉलीमर्स होता है किसका? ये एक्राइलेट का। सेकेंड चीज होता है वो स्टाइरिन मोनोमर्स होता है। तीसरा जो होता है कुछ रियोलॉजिकल मॉडिफायर्स डालो। रियोलॉजिकल मॉडिफायर्स करने का मतलब होता है कि मटेरियल्स का विस्कोसिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ सब्सटेंस को हम लोग ऐड करते हैं। तो मेन जो कंपोजिशन इसका वो एक्राइलेट का बना होता है। ठीक है। एक्राइलेट होगा, स्टाइरिन मोनोमर्स होगा और रियोलॉजिकल मॉडिफायर्स होगा।
उसके बाद जो इसका यूज है वो सेम एज अ रेट ट्यूब हो गया, दैट इज लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोलाइट, थायराइड प्रोफाइल, हार्मोन स्टडीज, विटामिन डी, आयरन प्रोफाइल, ट्यूमर मार्कर्स, रूमेटॉइड फैक्टर्स एंड लिथियम। तो दोनों ट्यूब का फंक्शन सेम है, वेदर इट इज रेड ट्यूब और येलो ट्यूब। बस डिफरेंस ये है कि इसमें एक जेल प्रेजेंट होता है जो कि सेपरेट करता है सीरम और ब्लड कंपोनेंट्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट ट्यूब पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूब है, दैट इज द ग्रे कलर कैप ट्यूब। ग्रे कलर कैप ट्यूब का सिंगल फंक्शन हम लोग अभी तक जानते हैं, दैट इज द ग्लूकोज एस्टिमेशन। ग्लूकोज चाहे रैंडम ब्लड ग्लूकोज करना हो, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करना हो, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज करना हो, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का ग्लूकोज करना हो, सारे में हम लोग जो है सो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करना हो, सारे में हम लोग जो है सो ग्रे कलर का कैप का ट्यूब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एडिटिव दो चीजें होती हैं, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सलेट्स, राइट। तो जो सोडियम फ्लोराइड होता है वो क्या करता है? सोडियम फ्लोराइड बेसिकली जो है सो एक एंजाइम होता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, जिसका कि नाम है इनोलेज। ये इनोलेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, जैसे ही ये इनोलेज को इनहिबिट करेगा आपका ग्लाइकोलाइटिक पाथवे रुक जाएगा। जो ही ग्लाइकोलाइटिक पाथवे रुका तो क्या होगा? ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन रुक जाएगा। तो हम लोग ग्लूकोज का एस्टिमेशन कर पाएंगे। मान लेते हैं कि सोडियम फ्लोराइड हमारे पास नहीं है ट्यूब में, क्या होगा? अगर नहीं होगा तो मान लेते हैं कि हम लोग सैंपल कलेक्ट किए 9 AM, राइट। उसके बाद लेबोरेटरी में पहुंचा 10 AM, तो होगा क्या? बीच में जो है सो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे प्रोसीड कर जाएगा और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर 9 बजे उस वायल में अगर 100 का 100 का अगर ग्लूकोज होगा तो 10 बजे 10 AM में हम लोग को ग्लूकोज का एस्टिमेशन करेंगे तो ग्लूकोज की वैल्यू लो आएगी। इसीलिए इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो है सो ग्लूकोज का लेवल को अप टू 5 डेज तक मेंटेन करके रख सकता है। तो याद रखना है, सोडियम क्लोराइड इनहिबिट करता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के एक एंजाइम को, जिसका की नाम है क्या? इनोलेज। उसके अलावा एक और एडिटिव होता है, दैट इज द पोटेशियम ऑक्सलेट। पोटेशियम ऑक्सलेट जो है सो एक तरीके का एंटीकोएगुलेंट है। तो जितने भी एंटीकोएगुलेंट पढ़ेंगे हम लोग ब्लड कलेक्शन ट्यूब में, लगभग लगभग सारे का मैकेनिज्म सेम। ठीक है, कुछ का डिफरेंट होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेम क्या है? सारा का सारा एंटीकोएगुलेंट कैल्शियम को चिलेट करता है। कैल्शियम को चिलेट करेगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। कैल्शियम प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा तो ब्लड कोएगुलेशन में कैल्शियम का डिफिशियंसी हो जाएगा। डिफिशियंसी हो जाएगा कैल्शियम का तो ब्लड कोएगुलेट नहीं करेगा। तो पोटेशियम ऑक्सलेट जैसे ही डालेंगे तो जो कैल्शियम होगा वो पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्सलेट का सॉल्ट बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्सलेट का सॉल्ट बन के ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ब्लड कोएगुलेशन के लिए, तो क्या होगा? ब्लड कोएगुलेट नहीं करेगा। लेकिन मान लेते हैं अगर एक्सेस ऑक्सलेट्स हो गया, अगर ऑक्सलेट की एक्सेस हो गई तो उसके कारण जो है सो आपका हिमोलाइसिस हो सकता है, और हिमोलाइसिस होने के कारण जो है सो प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का रिलीज होगा, जिसके कारण जो है सो हिमोलाइज सैंपल में क्या होता है? टेस्ट का वेरिएशन होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सलेट का कॉन्सेंट्रेशन ट्यूब में ज्यादा नहीं हो। तो जो ग्रे कलर का ट्यूब है उसमें दो एडिटिव्स है, एक हो गया सोडियम फ्लोराइड जो कि इनोलेज को इनहिबिट करता है, और एक हो गया पोटेशियम ऑक्सलेट जो कि एंटीकोएगुलेंट के रूप में काम करता है। तो इसमें सेपरेट होगा ब्लड कंपोनेंट, तो क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा। रेड ट्यूब में जब सेपरेट हो रहा था या येलो ट्यूब में तो क्या मिल रहा था? सीरम मिल रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सो एक एंटीकोएगुलेंट ऐड किया होगा। तो ये ध्यान रखना है, ब्लड का जब भी एस्टिमेशन करते हैं तो हम लोग किससे करते हैं? प्लाज्मा से करते हैं। और किसमें करते हैं? ग्रे कलर के ट्यूब में करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज क्या हुआ? प्लाज्मा ग्लूकोज एनालिसिस, राइट। आते हैं नेक्स्ट ट्यूब पे, दैट इज लेवेंडर और पर्पल कलर का कैप वाला ट्यूब। तो जो पर्पल कलर का कैप वाला ट्यूब होता है आपने देखा होगा मोस्ट कॉमनली पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज में यूज होती है। जितने भी सैंपल जिसकी टेस्टिंग होल ब्लड से करनी है उसके लिए हम लोग लेवेंडर और पर्पल कलर का कैप हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं इसमें पर्पल कलर वाले में कौन सा एडिटिव होगा। तो दैट इज EDTA, that is इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, राइट। नाम से ही लग रहा है क्या क्या है, तो एमाइनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है।
दो ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। तो इट इज दीज आर द एमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड दीज आर कलरलेस एंड वाटर सॉल्युबल सॉलिड। दो तरीके का हो सकता है, या तो सोडियम ईडीटीए होगा या पोटेशियम ईडीटीए होगा, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है? 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके अलावा इमाइनो ग्रुप्स इसमें 2 प्रेजेंट है। ठीक है, क्या करेगा बोला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सारे का सारे लगभग लगभग एंटीकोगुलेट्स एक ही है। ये भी क्या करेगा, चिलेट करेगा कैल्शियम को ईडीटीए और कैल्शियम ईडीटीए बनाएगा। ठीक है, जिसके कारण फिर से वही सेम चीज है, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ब्लड कोएगुलेशन में, और ब्लड कोएगुलेशन में अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ब्लड कोएगुलेट नहीं करेगा। ठीक है, सो इट फॉर्म्स द इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट्स बाय चिलेशन, राइट। यूज क्या है इसका, सेम जो बताया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो सीबीसी के। सीबीसी में क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, आरबीसी की वैल्यू हो गई, डब्ल्यूबीसी का काउंट हो गया, प्लेटलेट्स का काउंट हो गया, एमसीबी हो गया, एमसीएच हो गया, एमसीएचसी हो गया। तो ये सब इसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लड बैंक में क्या होता है, क्रॉस मैचिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं, मतलब कि ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन में इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोफाइल एरिया का एस्टिमेट देखना हो हम लोग को, कोम टेस्ट करना हो, या मतलब स्लाइड, जो भी स्लाइड से टेस्ट होते हैं लगभग लगभग उसमें इसी को हम लोग यूज करते हैं। इट प्रिजर्व्स द स्टेनिंग एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, राइट। इसका एक फंक्शन है, याद रखना, इट प्रिजर्व्स द स्टेनिंग एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट। तो जो पैथो के लैब में मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं दैट इज द पर्पल कलर का ट्यूब। इसमें जो मेन दो याद रखने का वो सीबीसी और एक में लिखा हुआ नहीं है वो है HbA1c, राइट, याद रखना है। कौन सा? HbA1c, दैट इज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, उसका यूज करते हैं एवरेज शुगर वैल्यू इन द बॉडी, या डायबिटीज के केस में हम लोग जो है सो HbA1c का यूज करते हैं। तो सीबीसी और HbA1c और ब्लड बैंक में क्रॉस मैचिंग के लिए यूज करते हैं, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है सो आपका आ गया ब्लू टिप, ब्लू कैप, लाइट ब्लू कैप। लाइट ब्लू कैप जो है सो इसमें जो एडिटिव प्रेजेंट होता है दैट इज द 3.2% सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट का भी फंक्शन सेम है, इट फॉर्म्स द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम साइट्रेट। तो जितने भी तीनों एंटीकोगुलेंट पढ़ा हमने अभी, whether it is oxalate, whether it is EDTA or whether it is citrate, तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, दैट इज इट चिलेट्स द कैल्शियम। इजी है, याद रहेगा, तीनों का तीनों एंटीकोगुलेंट का फंक्शन है, कैल्शियम को चिलेट कर देगा, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी जिसके कारण ब्लड कोएगुलेट नहीं करेगा, राइट। तो लाइट ब्लू कैप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, और इसमें क्या होता है, सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट का जो कंसंट्रेशन है दैट इज द 3.2% सोडियम सिट्रेट। इसका जो यूज होता है वो मेनली यूज करते हैं हम लोग कोएगुलेशन स्टडीज में, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और अभी जो कोविड के समय जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग हो रही थी दैट इज द डी डाइमर एसे। तो ये तीन कंडीशन से मेनली हम लोग इसका यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 9:1 रेशियो में ब्लड और एंटीकोगुलेंट का लेवल होना चाहिए, राइट। और इसका मिक्सिंग इमीडिएट होना चाहिए, और हमेशा दोनों का रेशियो याद रखना चाहिए। ब्लड का 9 पार्ट अगर होगा तो एंटीकोगुलेंट का 1 पार्ट होगा, राइट। तो 9:2, इसीलिए आप जब लैब में देखते होंगे तो कहीं भी मेंशन रहता है कि इस लेवल तक, या एक मार्क किया रहता है कि इस लेवल तक ब्लड को लेना है, ठीक। इसलिए याद इसलिए किया हुआ क्योंकि वो लेवल पे तक अगर आप ब्लड लेते हैं तो जो ब्लड की मिक्सिंग है वो प्रॉपर 9:1 के रेशियो में होती है। इसीलिए जो है सो इसका क्रिटिकल मिक्सिंग वैल्यू समझ लीजिए तो है 9:1। 9 पार्ट जो है सो ब्लड का और 1 पार्ट एंटीकोगुलेंट दैट इज साइट्रेट का। यूज बता दिया, दैट इज मेनली इन द कोएगुलेशन स्टडीज पीटीटी और डी डाइमर एसे। अब जो लास्ट बच गया दैट इज द ग्रीन कैप। इसका में जो आपका एडिटिव्स होता है वो हिपेरिन होता है, आइदर इट इज सोडियम हिपेरिन और लिथियम हिपेरिन, राइट। सोडियम हिपेरिन और लिथियम हिपेरिन। हिपेरिन भी जो है सो एंटीकोगुलेंट से, और इसी एंटीकोगुलेंट का फंक्शन ये बोले या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाकियों से डिफरेंट है। कैसे है, तो देखो क्या करता है, हिपेरिन क्या करता है कि एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है, ठीक है।
एक्टिव थ्रोम्बिन 3 अगर एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन का कन्वर्सन को ये रोक देगा, राइट। अगर एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट हुआ तो प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन का एक्टिविटी को रोक देगा, राइट। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। अब थ्रोम्बिन नहीं है तो फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन में भी कन्वर्सन नहीं होगा। अब अगर फिब्रिन नहीं बनेगा तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है कि हिपेरिन जो है सो क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 के एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो है सो प्रोथ्रोम्बिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन अगर नहीं होगा तो फिब्रिनोजेन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन और क्लॉटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो जो हिपेरिन वायल्स होते हैं इनका जो यूज है वो क्या करते हैं, लिथियम एस्टिमेशन में। अब लिथियम एस्टिमेशन में ध्यान ये रखना है कि लिथियम हिपेरिन वाले ट्यूब का यूज नहीं करना है, राइट। तो ये एक बार हम लोग देख लेंगे कि ट्यूब पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर लिथियम का एस्टिमेशन करना है तो सोडियम लिथियम वाले ट्यूब का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, सोडियम हिपेरिन वाले ट्यूब का यूज करेंगे, राइट। उसके अलावा अमोनिया का एस्टिमेशन में यूज कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में यूज कर सकते हैं, एंजाइम्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। आपने देखा होगा एबीजी जो करते हैं, जो आपका सिरिंज में जो ब्लड आता है उसको भी जो है सो हम लोग हिपेरिन से पहले कोटिंग कर देते हैं, उसके बाद उसमें ब्लड कलेक्शन करते हैं। तो वहां पे भी जो है सो हिपेरिन का यूज करते हैं एबीजी के एनालिसिस में, बट वो ट्यूब में नहीं लेते हम लोग, वो डायरेक्ट सिरिंज में लेते हैं, राइट। तो ये जो 5-6 ट्यूब्स हैं उनके बारे में, और कौन से कलर का कैप में हम लोग कौन सा सैंपल कलेक्ट करेंगे ताकि टेस्ट को हम लोग इजीली परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।